तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका इस वीकेंड के Q&A वीडियो में। बहुत समय से आप लोग कहते हैं भाई Q&A वीडियो कहाँ है, तो वापस आ चुकी है आज और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने हमेशा की तरह भेजे हैं। 700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे भाई और इम्पॉसिबल है ऑब्वियसली कि मैं सारों का आंसर दे दूं। तो एक बार फिर से मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं लिया गया है, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे आंसर करना चाहिए था तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली हैं आईपीएल रात को, तो मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो है थोड़ा टाइमली अपलोड हो जाए। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है प्रेम दहिया की तरफ से। यहाँ पे साइड में मैंने अपने क्वेश्चंस रखे हुए हैं और ये कहते हैं योर थॉट्स ऑन हर्ट बिजनेस। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा अपने रॉ के रिव्यू में, जैसा कि मैंने कहा था, हर्ट बिजनेस अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है मेन रोस्टर का। एक ऐसी चीज बन चुकी है जिसको आप मिस नहीं कर सकते रॉ पे, क्योंकि अगर आपने करा तो आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे होंगे। ये बात मैंने बोली थी और एग्जैक्टली ये मेरे थॉट्स हैं। मुझे लगता है कि काफी सारी पोटेंशियल है इनके अंदर। इसके अंदर MVP, शेल्टन बेंजामिन और बॉबी लैशली जैसे 3 ऐसे स्टार्स हैं जिनको वैसे मेन रोस्टर पे कभी इतना बड़ा पुश नहीं मिलने वाला था, लेकिन एज ए फैक्शन काफी कुछ इनकी तरफ से देखने को मिलेगा और आने वाले समय में मुझे लगता है सारी चीज एक्सपैंड ही होगी। अगला क्वेश्चन इनका आता है शुड WWE यूनिफाइड टैग टीम टाइटल्स, और मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि भाई टैग टीम टाइटल्स बहुत वीक इस समय है दोनों ही शोज के ऊपर। नाकामुरा और सिजारो लूचा हाउस पार्टी से लड़ रहे हैं, एक ऐसी टैग टीम जिसपे कभी भी हमें बिलीफ नहीं आता कि ये कुछ खास करेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम रॉ की हालत देखें तो और भी ज्यादा खराब है क्योंकि साल की शुरुआत से स्ट्रीट प्रॉफिट्स चैंपियन बने हुए हैं और कुछ भी खास उस टाइटल के साथ हुआ नहीं है। तो अगर टाइटल्स को मर्ज करा जाता है तो डिवीजन ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी WWE के पास करने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली वो बढ़िया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा अनलेस एंड अनटिल दोनों ब्रांड्स मर्ज हो जाएं, टाइटल्स भी मर्ज नहीं होंगे। और इसके बाद पूछते हैं एनी अदर प्लान्स आफ्टर द मंडे नाइट वॉर सीरीज। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि क्या आने वाला है क्योंकि मैंने खुद डिसाइड नहीं करा है। एक बार मंडे नाइट रॉ की सीरीज खत्म हो जाएगी फिर मैं देखूंगा कि क्या ऑप्शंस है मेरे पास, क्या क्या हम कंटेंट बना सकते हैं और क्या अगली भी एक सीरीज होगी या फिर वीकली होगा जो भी नया आएगा या फिर रिप्लेस करेगा इसको। तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आप लोगों से डेफिनेटली मैं एक पोल पे पूछूंगा कि आपके क्या थॉट्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे मंडे नाइट वॉर्स के बाद। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्रतीक की तरफ से, पूछते हैं What would be your reaction and opinion if WWE pairs Roman Reigns and Usos together under the management of Paul Heyman? Do you want to see this? अब यार रोमन रेंज मुझे लगता है कि पॉल हेमन के साथ है, अभी इतना ही काफ़ी है। अलग से एक पूरी फैक्शन बनाने की या एक टैग टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जे ऊसो अगर मैं सच बताऊं तो टैग टीम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल सुपरस्टार। और रोमन के लिए जो है बहुत बड़ी चीज़ें सोची जाएंगी, इतनी नहीं कि जे ऊसो को यहाँ पे पॉल हेमन के साथ पेयर करा जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ जे ऊसो के एंड से सोचेंगे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि जब तक जिमी वापस नहीं आते उनको मौका मिलेगा एज इंडिविजुअल स्टार ग्रो करने का। तो हो जरूर सकता है लेकिन मैं इसको नहीं देखना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे गेमर एंड टेक की तरफ से, पूछते हैं सो भाई फिर से ले आए Q&A। क्वेश्चन तो लोगे नहीं, आई चैलेंज यू टू टेक माई क्वेश्चन। भाई ले लिया क्वेश्चन। ओटिस का कैश इन का चांस क्या है क्लैश ऑफ चैंपियंस में? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मर्फी विद सेथ? माई रियल नेम इज नितिन, लव फ्रॉम असम। थैंक यू फॉर अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इनका यह आता है कि क्या ओटिस क्लैश ऑफ चैंपियंस में कैश इन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। अब करेंगे भी सही तो मुझे नहीं लगता कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप पे होगा किसी भी वजह से कि रोमन रेंज के अगेंस्ट ओटिस आके कैश इन कर रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं बनती। उल्टा ओटिस को और ज्यादा वीक यहाँ पे दिखना पड़ेगा, उनका कैरेक्टर ऑलरेडी काफी नीचे गिरता चला जा रहा है। और जहां तक बात है सेथ वर्सेस मर्फी की, होगा जरूर किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन क्लैश ऑफ चैंपियंस में भी पॉसिबिलिटी तो काफी ज्यादा है क्योंकि इस समय मर्फी शायद एक फेस बनेंगे या फिर हो सकता है मर्फी अभी भी हील रहे और रे मिस्टीरियो की बेटी हील हो जाए। तो ऑप्शंस WWE के पास बहुत सारे हैं, ये भी एक काफी अच्छी फ्यूड चल रही है इस समय पे, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है राहुल की तरफ से, पूछते हैं व्हाई मैंडी रोज वाज ड्राफ्टेड ऑन मंडे नाइट रॉ। अब इसका रीजन अगर मेरे पास होता तो मैं डेफिनेटली भाई आपको बता देता, लेकिन इसका रीजन विंस मैकमैन के पास भी नहीं है। तो उन्होंने बस सोचा कि यार ड्राफ्ट कर देते हैं मैंडी रोज को मंडे नाइट रॉ पे, देखते हैं फिर क्या होगा। अब मैंडी रॉ पे आएंगी वैसे ही जैसे बियांका बिलेर आई मंडे नाइट रॉ पे, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ही मैंडी के साथ भी कुछ नहीं होगा। और जब अक्टूबर में ड्राफ्ट आना ही था तो तब मैंडी रोज क्यों नहीं गई रॉ में? अभी ऐसे क्या ट्रेडिंग चले जा रही है? क्या पूरे साल कभी भी कोई भी सुपरस्टार एक से दूसरे शो में जा सकता है? तो WWE के लूप होल्स बहुत सारे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके पीछे कुछ, बस एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है कि मैंडी रॉ पे चली गई और इसका कोई भी रीजन नहीं है।
अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं हु इज द मिस्ट्री वुमेन ऑन स्मैकडाउन। तो इसकी बात मैंने की थी अपनी न्यूज की वीडियो में और उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्मेला हो सकती है विमेन। इनफैक्ट काफी सारी चीजें हैं जो प्रूव करती हैं ऑलरेडी कि कार्मेला ही होने वाली है। तो अगर आपको नहीं पता था तो शी इज ऑब्वियसली कार्मेला। और फिर ये पूछते हैं एंड देयर इज एनी चांस ऑफ अंडरटेकर रिटर्न फॉर वन लास्ट मैच। भाई चांस हमेशा रहेगा, नेवर से नेवर। WWE के अंदर जब क्राउड वापस आ जाएगा और अगली रेसलमेनिया होगी क्राउड के साथ, तो डेफिनेटली अंडरटेकर चाहेंगे उस चीज को एक बार फिर से फील करना, क्योंकि उनका भी जो आखिरी मैच था वो क्राउड के बिना एक थीम मैच था और वो चाहेंगे उस चीज को एक बार फन फाइनल टाइम के लिए एक्सपीरियंस करना। और अगर वो होगा तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आरजे स्वयं की तरफ से, पूछते हैं व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग 205 लाइव व्हेन देयर इज नो टाइटल ओवर देयर एंड नॉट मेनी रेसलर्स। बिल्कुल सही सी बात है, लेकिन भाई 205 लाइव बस वही वाली चीज है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा रोस्टर है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके साथ कोई नहीं देखता 205 लाइव, सिर्फ WWE नेटवर्क एक्सक्लूसिव है, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस चल रहा है वहां पे जो चल रहा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेन इवेंट भी चल रही है अभी तक, जिन लोगों को नहीं पता रॉ से पहले WWE हर हफ्ते मेन इवेंट को टेप करती है, तो कौन देखता है सारे शोज भाई, भगवान जाने। अगला क्वेश्चन आता है तेजस्वी की तरफ से और ये पूछते हैं कैन द फील्ड ब्रे वायत बी एज कैरिज्मेटिक एज द अंडरटेकर इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहना चाहूंगा, और इसका आंसर है अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि अंडरटेकर जिस तरीके की प्रेजेंस रखते हैं, मुझे अभी तो लिटरली ऐसा नहीं लग रहा कि दूर दूर तक भी फील्ड वहां तक पहुंचा है। मतलब फील्ड का कैरेक्टर अच्छा जरूर है, ब्रे वायत ने बहुत मेहनत करी है उस कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, और वो एक ऐसी यूनिक चीज है जो पूरे रोस्टर पे और कोई नहीं लेके आ सकता। लेकिन अंडरटेकर इज अंडरटेकर, और उस लेवल तक पहुंचने के लिए 1-2 साल नहीं बल्कि 10-15 साल लग जाने हैं, और वो होगा या फिर नहीं वो डिपेंड करता है। और मैं नो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में, जैसा कि आपने कहा, फैंस में उतना पेशेंस नहीं रहा है कि एक चीज को वो इतना लंबे समय दे। अगर 2-3 साल तक फील्ड का कैरेक्टर ऐसे ही चलता रहा कि टाइटल जीता हारा, टाइटल हारे जा रहा है, तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा अच्छे से, और वो मुझे लगता नहीं है कि WWE करेगी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे डेड राइडर की तरफ से, और ये पूछते हैं रैपिड फायर TNA और NJPW। तो मैं कहूंगा NJPW, क्योंकि अभी तो फिलहाल डेफिनेटली वही बेटर है, लेकिन ओवरऑल क्या ही कंपैरिजन मैं इनके बीच में करूं, क्योंकि मैं दोनों को कभी रेगुलरली नहीं देखता हूं। इसके बाद आता है अंडरटेकर और स्टिंग। आई विल डेफिनेटली चूज अंडरटेकर। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरा बेकार है, लेकिन अंडरटेकर एक अलग ही चीज है मेरे लिए रेसलिंग की दुनिया में। इसके बाद पूछते हैं स्टोन कोल्ड और द रॉक। आई विल चूज द रॉक, क्योंकि मोटिवेशनल तरीके से या फिर इंडिविजुअली आई थिंक मेरे को ज्यादा पसंद आते हैं रॉक। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपने आप में एक आइकॉन रह चुके हैं, लेकिन मुझे कोई इसका रीजन भी नहीं है, लेकिन मैं तब भी रॉक को चुन रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। रोमन रेंस स्पीयर और गोल्डबर्ग स्पीयर, आई डोंट नो, आई माइट से शार्लेट फ्लेयर स्पीयर, यार वो ज्यादा बेटर है दोनों से, लेकिन क्या स्पीयर में कंपैरिजन करना, दोनों का मूव है। अगर ओवरऑल शुरू से देखा जाए तो गोल्डबर्ग का एक टाइम पे जो WCW में स्पीयर था, वैसा कोई भी स्पीयर नहीं मारता था आज तक हिस्ट्री में रेसलिंग की, तो डेफिनेटली आई विल गो विद गोल्डबर्ग। और फिर ये पूछते हैं नेक्सस और रेट्रीब्यूशन। विदाउट अ डाउट नेक्सस, क्योंकि रेट्रीब्यूशन ने अभी तक कुछ खास करा नहीं है, और नेक्सस की स्टोरी लाइन हम पूरी जानते हैं कि कितनी कमाल की वो फैक्शन रह चुकी थी, तो इसलिए अभी तो मैं फिलहाल नेक्सस को चुनूंगा। अगला क्वेश्चन आता है विशाख की तरफ से, पूछते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन शेन मैकमैन बिकमिंग द न्यू लीड राइटर ऑफ रॉ। अब ऐसे कुछ रूमर्स आ रहे थे कि शेन मैकमैन न्यू लीड राइटर हैं, और मैं ये बात कहूंगा कि चाहे ब्रूस प्रिचर्ड आ जाए, चाहे पॉल हेमन आ जाए, चाहे शेन मैकमैन आ जाए, कोई भी मंडे नाइट रॉ को रन करे, एट द एंड डिसीजंस विंस मैकमैन लेते हैं। और हर हफ्ते हम ये बात सुनते हैं कि शो से जस्ट कुछ टाइम पहले स्क्रिप्ट में चेंजेस होते हैं। तो कोई भी काम करे, अगर विंस को चीज पसंद नहीं आती तो किसी को भी फुल फ्रीडम नहीं मिलती कि तुम अपने हिसाब से शो को बुक कर सको। और इसी वजह से गाइस मंडे नाइट रॉ कभी कभी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा शो हो जाता है, और अगले हफ्ते हम देखते हैं भाई ये क्या चीजें हो रही हैं, कोई सेंस नहीं बनती। और वो इस वजह से है क्योंकि एक लास्ट मोमेंट चेंज कभी तुम्हारे लिए सही नहीं बैठेगा। अगर पहले से प्लान करके चलेंगे तो डेफिनेटली शो अच्छा होगा। लेकिन अच्छी बात है कि जब से शेन मैकमैन आए हैं उस रोल के अंदर, शोज जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वही हम चाहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे SMC शॉर्ट मूवी क्रिएटर की तरफ से, और ये पूछते हैं WWE has many superstars but there are no big challengers for the championship, for example tag team United States, why is it so? अब भाई देखो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा रोस्टर है, अब लोग कहते हैं कि क्या पॉसिबल है इतने सारे सुपरस्टार्स को एक साथ अच्छा दिखाना। आंसर इज नो, नहीं दिखा सकते हम इतने सारे सुपरस्टार्स को एक साथ इतना अच्छा। लेकिन टाइटल के लिए तुम्हें सिर्फ एक सुपरस्टार चुनना है और उसको अच्छा दिखाना है ताकि ओवरऑल फ्यूड अच्छी बने। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप फिलहाल ठीक चल रही है अपोलो क्रूज और बॉबी लैशली के साथ, IC टाइटल इज गेटिंग बेटर, लेकिन फिर वही बात है कि उसके अंदर AJ स्टाइल्स, जेफ हार्डी और सैमी ज़ेन है जो हमेशा से उस टाइटल के पीछे भाग रहे थे। नए स्टार्स बनाने की यहाँ पे बात हो रही है और WWE उतनी जल्दी जो है उनको नहीं कन्वर्ट कर पाती बड़े मेगा स्टार्स के अंदर, क्योंकि रोस्टर इतना ज्यादा
बड़ा है। अब एक करना उनको डेफिनेटली चाहिए, हर कुछ समय बाद किसी नए बंदे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और उसको थोड़ा पुश मिलना चाहिए 1-2 महीने का, और उसके बेसिस पे वो जज कर सकते हैं कि ये डिजर्व करता है कि नहीं करता। लेकिन बहुत से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो इस पूरे, मैं कहना चाहूँगा, भीड़ भाड़ में मारे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आता है म्यूजिक विद देवाम की तरफ से, और ये पूछते हैं विल यू प्ले WWE 2K बैटलग्राउंड्स गेम प्ले and do live stream, it will be awesome, huge fan of yours। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू अपने इस अच्छे कमेंट के लिए। और 2K बैटलग्राउंड्स यार देखते हैं, मैंने डाउनलोड तो डेफिनेटली वो गेम करी हुई है लेकिन अभी तक खेली नहीं है। आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि आप ऐसा कुछ देखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं अपना टाइम क्यों लगाऊंगा उस चीज़ के ऊपर। और ये गेम के बारे में मैंने पॉजिटिव रिव्यूज़ और नेगेटिव रिव्यूज़ दोनों ही सुने हैं, और लास्ट ईयर की गेम इतनी बेकार थी कि डेफिनेटली ये अच्छी हो सकती है, उसका चांस है। तो आप लोग जो चाहेंगे उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं किशोर की तरफ से। काफी लंबा सा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। पहला है व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द रीसेंट मेजर पुश ऑफ कीथ ली ऑन रॉ, डू यू थिंक ही विल बिकम WWE चैंपियन बाय एंड ऑफ दिस ईयर? नो, आई डोंट थिंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अभी अक्टूबर आने वाला है और सिर्फ 3 महीने बच गए हैं इस महीने के, इस साल के अंदर, और कैसे आखिर कीथ ली WWE चैंपियनशिप तक पहुंचेंगे और टाइटल भी जीत जाएंगे, मैं देख नहीं पा रहा इस चीज़ को। प्रोबेबली वो हमेशा ही मेन इवेंट के आसपास रहेंगे लेकिन अभी नहीं वो जीतने वाले। इसके बाद स्मैकडाउन इज गेटिंग हायर रेटिंग पास 2 मिलियन इन कंपैरिजन टू रॉ फ्रॉम द लास्ट 3 वीक्स। व्हाट डू यू थिंक रॉ शुड डू टू इंक्रीज देयर रेटिंग, कि उनके भी 2 मिलियन से ऊपर पहुंचे। अब स्मैकडाउन की रेटिंग 2 मिलियन से ज्यादा आने का मतलब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि वो फॉक्स के ऊपर है और रॉ जो है वो यूएसए के ऊपर है। तो फॉक्स के ऊपर टोटल नंबर ऑफ व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू यूएसए नेटवर्क, यानी कि जो लोगों के घरों में फॉक्स का चैनल आता है वो बहुत ज़्यादा लोगों के घरों में आता है एज कंपेयर टू यूएसए नेटवर्क। और इसकी वजह से ही गाइस जो है हमें देखने को मिलता है कि स्मैकडाउन की रेटिंग 2 मिलियन इजीली करती है और दूसरी तरफ रॉ की रेटिंग नहीं कर पाती। और उसका रीज़न यही है कि लोग कम हैं उस नेटवर्क के ऊपर, तो जब तक शो बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। लेकिन फॉक्स पे इतने सारे लोग हैं कि फॉक्स एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा होगा 3.5 मिलियन के आसपास स्मैकडाउन से, क्योंकि इतनी आराम से फॉक्स नेटवर्क करता है बाकी स्पोर्ट्स के लिए। तो ये चीज़ आप इस तरीके से देखें कि फॉक्स की रेटिंग ज्यादा क्यों आ रही है स्मैकडाउन की, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि लोग ज्यादा हैं देखने वाले, एंड दैट इज द रीजन। अगला क्वेश्चन है इफ यू वर इनवाइटेड टू डिनर टू वन WWE सुपरस्टार हाउस, विच सुपरस्टार इट विल बी एंड व्हाई? भाई जॉनी गारगानो और कैंडिस लेरे के घर तो मैं डिनर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बिल्कुल पता नहीं भूतिया माहौल बना देंगे। लेकिन किसके घर मैं डिनर पे जाऊंगा आई डोंट नो यार, मतलब रियलिस्टिक सा नहीं लगता। अगर सोचे तो मैं किसी के भी सुपरस्टार के घर चले जाऊंगा डिनर करने अगर कोई मुझे इनवाइट करेगा, और रीज़न सिंपली होगा क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और क्यों ना, अगर ऐसा किसी को मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेगा। और फाइनली इनका आता है व्हाट डू यू थिंक सो फार ऑफ द अलायंस बिटवीन द स्पेशल काउंसलर पॉल हेमन एंड द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस? काफ़ी बढ़िया नाम आप लेके आए, स्पेशल काउंसलर और ट्राइबल चीफ। भाई देखो सिंपल सी बात है, अच्छा लग रहा है अभी तक तो। और रोमन रेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो पहले जो उनका कैरेक्टर था उससे तो ये डेफिनेटली बहुत बेटर है, और मैं चाहूंगा देखना कि ऐसा ही चलता रहे आगे जाके रोमन के साथ। और अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है तो फिर रोमन वही वापस आ जाएंगे अपने ओल्ड कैरेक्टर पर, वो कोई नहीं देखना चाहता। तो डेफिनेटली अभी अच्छा चल रहा है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे गौरव की तरफ से, पूछते हैं प्रेडिक्शंस फॉर IPL। भाई IPL आज से ही शुरू होने वाला है और मैं तो करूँगा दिल्ली को सपोर्ट हमेशा की तरह, और क्योंकि दिल्ली से है तो दिल्ली को ही सपोर्ट करेंगे। और जीतेगा कौन आई डोंट नो, मुंबई इंडियंस CSK का मैच है, यही दो हमेशा जीतते रहते हैं। RCB नहीं जीतेगी इतना मुझे पक्का पता है, लेकिन देखेंगे IPL में क्या होता है। इट विल बी वेरी वेरी एंटरटेनिंग। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे मोहम्मद की तरफ से, पूछते हैं वॉज पाइप बॉम्ब स्क्रिप्टेड? CM पंक के पाइप बॉम्ब की मुझे लगता है बात कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली इट वाज स्क्रिप्टेड। यार क्या आपको लगता है अगर CM पंक जाके मंडे नाइट रॉ पे ऐसे विंस के बारे में कुछ भी बोल देंगे तो विंस मैकमैन पीछे बैठे रहेंगे और उसके अगले दिन से कभी भी CM पंक उस कंपनी में कदम रख पाते? ऑब्वियसली इट वाज स्क्रिप्टेड, वर्ड CM पंक के हो सकते हैं लेकिन विंस मैकमैन ने उसको डेफिनेटली अप्रूव करा था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे तो आता है इट्स JS10 की तरफ से, अकॉर्डिंग टू यू AEW और NXT को अलग अलग दिन में होना चाहिए क्या, वेडनेसडे में ही ठीक है? आई थिंक अलग अलग होंगे तो दोनों के लिए इंडिविजुअली बेटर होगा, क्योंकि उनकी रेटिंग ज्यादा आएंगी। ऑब्वियसली AEW मिलियन के ऊपर करेगी मुझे लगता है आसानी से, और NXT 8-9 लाख के आसपास आ सकती है। और सेम दिन होंगे तो दोनों ही शोज को जो है वो हर्टिंग होगी रेटिंग्स के अंदर। लेकिन भाई ये चलता रहता है, ये मंडे नाइट वॉर्स की तरह नहीं है कि दोनों कंपनीज अभी आगे ग्रो करना चाहती हैं, और ये शोज हैं दोनों, और अगर वॉर में आते हैं तो मुझे लगता है दोनों का नुकसान ज्यादा है कॉम्पिटिशन में एज कंपेयर टू फायदा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे साइको टेक ओवर की तरफ से, पूछते हैं ब्रो कोई टिप्स दो ना टू रिकॉर्ड द वॉइस। जब भी ट्राई करता हूँ कॉन्फिडेंस नहीं आता।
अब भाई सिंपल सी बात है, करते रहो, रिपीट 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 जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता, और इसका आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा। सिंपल सी एक बात है कि आप ऐसे कोशिश करो कि आपको लग रहा है आप अपने आप से बात कर रहे हो या फिर आपके सामने लोग बैठे हैं, उनको आप कुछ सुनाना चाहते हो, और उसी चीज़ को आपको अपने पास रखना है जब आप कैमरे के अंदर देख रहे हो। एंड आई थिंक इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। ट्राई करो ज़रूर और डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जो है आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे व्योम की तरफ से, पूछते हैं ब्रो अगर अगर AEW मंडे को होने लगी तो तुम्हें क्या लगता है कौन ज़्यादा व्यूअरशिप ड्रॉ कर सकता है, रॉ या डायनामाइट? अब ये फिर से एक फैंटेसी चीज़ है और मैं ऑब्वियसली नहीं कह सकता कि डायनामाइट अगर मंडे पे आ जाएगी तो रॉ से ज़्यादा एकदम से रेटिंग ले आएगी। बहुत सारी चीज़ों पे वो चीज़ डिपेंड करेगी, कैसा शो होता है डायनामाइट का, किस नेटवर्क के ऊपर होता है, कितनी व्यूअरशिप उनको मैक्सिमम मिल सकती है और कितनी उसके हिसाब से मिल रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई डायनामाइट आके रॉ को आराम से बीट कर देगी मंडे पे, क्योंकि ये करना इतना ईजी नहीं होता, इतना आसान नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि डायनामाइट इतना स्टूपिड मूव इस समय करेगी। अगला क्वेश्चन आता है कॉलिक की तरफ से, पूछते हैं दूसरे YT चैनल क्यों AEW को हेट करते हैं, फालतू AEW वर्सेस WWE की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अब इस बात से मैं एग्री करूंगा, लेकिन कुछ खास मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बाकी लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दो, और आपका जो खुद का पर्सनल ओपिनियन है बस वो आपके लिए मैटर करना चाहिए। मैं यहाँ पे जब आके अपना रिव्यू बनाता हूँ मैं नहीं सोचता कि लोग कमेंट्स में क्या बोलेंगे कि आज मुझे शो पसंद नहीं आया। अगर आप इस कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बेटर है कि आप अपना ओरिजिनल ओपिनियन ही लेकर आए और उसी से आपको फर्क पड़े, और जो आप चाहते हैं आपके हिसाब से वो सही है तो आपके लिए बढ़िया है, और बाकी लोग जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि कंट्रोवर्सी करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं दोनों शोज देखता हूं, जो पसंद नहीं आता दोनों शोज में वो बता देता हूं, और वो सिंपल सी बात है। और फिर फाइनल क्वेश्चन गाइस आज का आता है रेड आई डीमन की तरफ से, 2050 तक रेसलिंग का क्या होगा? भाई आई डोंट नो या कैसी होगी रेसलिंग, ये पूछ रहे हैं, कैसे बता सकते? 30 साल दूर हैं अभी हम, और मैं खुद 22 साल का हूं, तो आप कह सकते हैं कि आई विल बी 52 इन 2050, और उस समय पे क्या चल रही होगी रेसलिंग, कौन देखेगा रेसलिंग, क्या मतलब होगा स्पोर्ट का, आई डोंट नो। बहुत ज़्यादा दूर चले गए हम, लेकिन फैंटेसी है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा था, क्योंकि भाई अगर हम सोचे तो 30 साल हैं, तब तक कौन होगा टॉप पे, क्या कंपनी रहेगी, ऑब्वियसली मिकमैन्स की सिचुएशन किस तरीके से बढ़ेगी आगे, ऑल एलीट रेसलिंग होगी या नहीं होगी, क्या और कोई नई कंपनी आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और हम इसको सोच सकते हैं बस, लेकिन कुछ आंसर नहीं निकाल सकते। और इसी के साथ मैं करूंगा आज के वीडियो का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू एवरीवन सो मच फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस। इतने सारे क्वेश्चंस थे, सभी बढ़िया थे, और जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आई एम सो सॉरी, लेकिन आप कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।